आइए हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वह स्टार्ट होता है जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण होने आरंभ होते हैं। तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। पहला अरब मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा, और जो दूसरा होता है वह तुर्की मुस्लिम आक्रमण तुर्कियों के द्वारा। तो भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हैं वो दो पार्ट में हुए, पहले अरबों के द्वारा और दूसरा तुर्कियों के द्वारा। अरबों के द्वारा जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, और जो तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुआ वो महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। और जो तुर्की मुस्लिम आक्रमण है हम इसी में दिल्ली सल्तनत को भी कवर करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं अरब मुस्लिम आक्रमण, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में बुदैला और अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। तो जो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो बुदैला और अब्दुल्ला थे, जिन्होंने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, परंतु इनके द्वारा किया गया आक्रमण असफल हुआ। तो जो भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था वो अरब का रहने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। तो भारत पर सबसे पहले जिसने सफल आक्रमण किया उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में रावण के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित कर दिया। 712 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा जिसे रावण के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें इसने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया। राजा दाहिर चच वंश के वंशज थे और उस समय सिंध की राजधानी ब्राह्मणाबाद, जिसका नाम आरोह था, वह थी। तो भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण किया जो मुसलमान था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब का रहने वाला था। इसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को रावण के युद्ध में पराजित कर दिया। उस समय सिंध की जो राजधानी थी ब्राह्मणाबाद थी, जिसे आरोह के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये अरबों के सिंध विजय का प्रमाण है ये हमें चचनामा से प्राप्त होता है। चचनामा, जिसे फतहनामा भी कहा जाता है, इसकी रचना अली अहमद ने की थी और इस पुस्तक का अरबी भाषा में रचना अबू मुआसिर ने किया। तो जो चचनामा पुस्तक है उससे हमें यह पता चलता है कि सिंध पर जो राजा दाहिर थे उन पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करके उन्हें हरा दिया था, और इसकी रचना जो है अली अहमद ने की थी, परंतु इसका अरबी भाषा में अनुवाद अबू मुआसिर ने किया। अब देखते हैं कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण करने के क्या उद्देश्य थे। तो जो उसका उद्देश्य था वो भारत की अपार धन संपदा को लूटना और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और उसकी राज्य विस्तार की इच्छा नहीं थी। वह यहाँ शासन करने के उद्देश्य से आक्रमण नहीं किया था उसने। तो 712 में उसने सिंध को जीत लिया, फिर वह आगे बढ़ा और 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। यहाँ से उसे इतने अधिक सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। जब इसने 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया तो इसे बहुत अधिक सोना मिला, जिससे इसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनाया। सर्वप्रथम अरबवासियों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था। इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा था। तो जो अरबवासी थे इन्होंने भारतीयों को सबसे पहले हिंदू कहा था और इस देश को हिंदुस्तान कहा था। तो हिंदुस्तान जो हमारे देश का नाम है, इसकी उत्पत्ति अरबों के द्वारा की गई है। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तेजी से विकास हुआ। इसने जजिया, जकात और खराज नामक कर लगाए। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने जजिया नामक कर लगाया, जकात और खराज नामक भी कर लगाए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें जजिया कर है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। तो भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम मोहम्मद बिन कासिम था, जो अरब का रहने वाला था। इसने 5 लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा था, अर्थात 5 लोगों को जजिया कर नहीं देना था। पहला बच्चों को नहीं देना था, दूसरा बूढ़ों को, तीसरा ब्राह्मण, चौथा विकलांग, पांचवा औरत। इन 5 लोगों को जो जजिया कर था वो नहीं देना था।
5 लोगों को, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत, इन 5 लोगों को जजिया कर से उसने मुक्त रखा था। जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था, अर्थात जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे सिर्फ उन्हीं लोगों से जजिया कर लिया जाता था। अब जजिया कर की बात आई है तो हम जजिया कर से बनने वाले सभी प्रश्न को यहीं पर देख लेते हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक आता है, जो तुगलक वंश का शासक था। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो सबसे पहले जजिया कर तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, परंतु ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक था, उसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था। फिर मुगल वंश के अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जब मुगल वंश के अकबर शासक बना तो इसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। पुनः मुगल शासक औरंगजेब 1669 ईस्वी में इसने जजिया कर पुनः लगा दिया, और यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेज़ों से भी जजिया कर वसूला था। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, इसने समाप्त कर दिया। तो जजिया कर की जो शुरुआत हुई थी वो मोहम्मद बिन कासिम से हुई थी, और इसका अंतिम रूप से समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने जब सिंध पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को हरा दिया, तो इसने उसके समस्त जो क्षेत्र थे उस पर अधिकार कर लिया, और इस मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के किले पर भी अधिकार कर लिया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की पत्नी थी उससे विवाह कर लिया, और जो राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमाल देवी, इसने इन दोनों को खलीफा की सेवा में भेज दिया। तो जो राजा दाहिर की जो 2 पुत्रियां थीं वो खलीफा के पास पहुंचकर उन्होंने बताया कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने हमारे सतीत्व को भंग कर दिया है, इसने हमें 3 दिन तक अपने हरम में रखा है। इस बात को सुनकर खलीफा बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की कच्ची खाल में बंद करके अपने पास बुलाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो जो राजा दाहिर थे, उनकी जो 2 पुत्रियां थीं, उनके कहने के बाद खलीफा बहुत अधिक क्रोधित हुआ, जिससे उसने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु का आदेश दे दिया। अब मोहम्मद बिन कासिम जब मर गया तो उसकी लाश को देखकर उनकी जो 2 पुत्रियां थीं, उन्होंने कहा कि जो मैंने सतीत्व भंग की शिकायत की थी वह झूठी की थी, यह केवल मैंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया था। अब यह बात सुनकर खलीफा बहुत क्रोधित हो गया, और उसने कहा कि जो दोनों राजकुमारियां हैं, इन्हें घोड़े की पूंछ में बांधकर खींचा जाए, जिससे इन दोनों की मृत्यु हो गई। परंतु इस कथन को लेकर विद्वानों में काफ़ी विवाद है। अब देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई, उसके बाद सिंध पर किसने शासन किया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो मोहम्मद बिन कासिम के बाद याजिदा को सिंध का सूबेदार बनाया गया। याजिदा को सिंध का सूबेदार बनाया गया, परंतु 18 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हबीब को सिंध का सूबेदार बनाया गया। खलीफा उमर द्वितीय ने उस समय हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। दाहिर का पुत्र जय सिंह, इसे भी इस्लाम स्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि इसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद सिंध पर ज़्यादा दिनों तक अरब का कब्जा नहीं रह सका, और यहाँ से उनका शासन धीरे धीरे समाप्त हो गया।